Hello students, I am Ashish Chawla and today we start the new chapter that is probability. सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट डू मीन बाय प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी को हम कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ अ साइंस विच इज़ यूज टू मेज़र अनसर्टेनिटी। कुछ लाइफ में ऐसी चीज़ें होती हैं जो अनसर्टन होती हैं, उनको नापने का और मेज़र करने का एक तरीका हमारे पास है प्रोबेबिलिटी। सो वी कैन से दैट प्रोबेबिलिटी is a science which measure uncertainty. For example, अगर मैं एक कॉइन टॉस करूं और कॉइन को टॉस करने पे जो आउटकम है वो या तो हेड आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल टॉसिंग अ कॉइन, अगर मैं एक कॉइन टॉस कर रहा हूँ, टॉसिंग अ कॉइन, सो द आउटकम हेड भी हो सकता है और टेल भी हो सकता है। दैट इज़ आई एम नॉट श्योर कि आउटकम क्या आएगा, दैट इज़ अनसर्टन। तो इस अनसर्टनिटी को नापने का जो तरीका है दैट इज़ कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। सो प्रोबेबिलिटी इज़ अ साइंस विच मेजर अनसर्टनिटी। नाउ वी डिफाइन सर्टन टर्म्स विच इज़ रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी। फर्स्ट वी डिफाइन एन एक्सपेरिमेंट। व्हाट डू मीन बाय एक्सपेरिमेंट? Experiment is basically an operation which can produce well-defined outcomes. What is an experiment? It is an operation which can produce well-defined outcomes. For example, tossing a coin is an experiment because it will produce well-defined outcome. Example, tossing a coin is an experiment. Tossing a coin because it will produce the well-defined outcomes, that is head and tail. Now after experiment, again we classify the experiments in two categories. First one is called the random experiment and another is the deterministic experiment. Again the experiment are of two types. First one is the random experiment. Random experiments are those experiments which when performed under identical conditions, and produced different outcomes in each case. अगर हम एक एक्सपेरिमेंट को आइडेंटिकल कंडीशन में बार बार रिपीट करें तो आउटकम हर बार अलग आए या हो सकता है कुछ बार सेम आए, तो उसे हम रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलेंगे। जैसे अगर मैं एक डाइस को रोल करूं तो ऐसा नहीं है कि मैंने फर्स्ट टाइम अगर रोल किया तो लेट से 1 आया और जब मैं अगर सेकंड टाइम रोल करूंगा तो ये सर्टन नहीं होगा कि वो दोबारा 1 ही आए। सो दैट इज़ आउटकम इज़ अनसर्टन। सो रैंडम एक्सपेरिमेंट इज डिफाइंड एज if an experiment is performed under identical condition produce different outcomes, तो उसे हम रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलेंगे। इसका आप एग्जांपल दे सकते हो टॉसिंग अ कॉइन और रोलिंग अ डाइस। टॉसिंग अ कॉइन और यू कैन से रोलिंग अ डाइस, ये क्या है? रैंडम एक्सपेरिमेंट्स हैं। क्यों? क्योंकि अगर इनको आप बार बार परफॉर्म करोगे तो जो आउटकम्स आएगा वो हर बार सेम नहीं आएगा। यस। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट इज द डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट द एक्सपेरिमेंट इज डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। अब देखते हैं डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट क्या होता है। डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट से मतलब यह है कि अगर आप एक्सपेरिमेंट को अंडर आइडेंटिकल कंडीशन परफॉर्म करो और हर बार जो आउटकम आए दैट इज सेम, तो हम उस एक्सपेरिमेंट को डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट बोलेंगे। सो एग्जांपल जैसे हमारे फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं लैब में, तो अगर हम उनको आइडेंटिकल कंडीशन में परफॉर्म करें तो आउटकम हमेशा सेम आएगा। लेट्स अगर मैंने कोई केमिस्ट्री में कोई केमिकल रिएक्शंस करी और लेट्स से उस सॉल्यूशन का जो कलर है लेट्स से वो येलो आया, और अगर मैं दोबारा से उसी चीज़ को वापस परफॉर्म करूं अंडर आइडेंटिकल कंडीशन तब भी सेम येलो कलर ही आएगा। सो आवर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट्स विच वी आर परफॉर्मिंग इन laboratory, so the outcomes are same always if you perform in
identical conditions. So they are the deterministic experiment. So deterministic experiment are those experiment if the experiments perform under identical condition produced same outcomes every time. तो उसे हम डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट बोलेंगे. Examples your physics and chemistry experiments that we are performing in laboratory. Now after that we define a term that is sample space. What is sample space? Sample space is the collection of all the outcomes of an experiment. It is a set of collection of all outcomes of an experiment. अगर कोई हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं तो उसकी जितने भी आउटकम्स आ सकते हैं उन सब का कलेक्शन सैम्पल स्पेस कहलाता है. एग्जाम्पल, इफ़ आई टॉसिंग अ कॉइन, अगर मैं कॉइन को टॉस कर रहा हूँ तो उसका सैम्पल स्पेस क्या होगा? सैम्पल स्पेस को हम ऐसे डिनोट करेंगे. सो हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है. सो दीज आर द पॉसिबल आउटकम्स. सो दिस इज अ सैम्पल स्पेस फॉर टॉसिंग अ कॉइन. अनदर एग्जाम्पल, लेट्स से रोलिंग अ डाइस. अगर मैं डाइस को एक रोल कर रहा हूँ तो उसका सैम्पल स्पेस क्या होगा? अगर मैं डाइस को रोल कर रहा हूँ तो आंसर 1 भी आ सकता है, 2, 3, 4, 5, 6. इसके अलावा और कुछ नहीं आ सकता. सो दिस इज द सैम्पल स्पेस फॉर रोलिंग अ डाइस. नाउ आफ्टर दैट नाउ वी आर डिफाइनिंग द प्रोबेबिलिटी. व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? व्हाट डू यू मीन बाय प्रोबेबिलिटी? Probability. Now the probability is defined as probability of happening of any event. Let's say event is E. So the probability of happening of any event E is defined as the number of favorable outcome divided by the total number of outcomes, total number of possible outcomes, or total number of outcomes simply. तो probability of happening of any event को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे? इट इज़ द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. सो इस तरह से हम probability को डिफाइन करते हैं. नाउ एग्जांपल लेते हैं हम. लेट्स से टॉसिंग अ कॉइन. इन टॉसिंग अ कॉइन, what is the probability of getting head? अगर मैं एक कॉइन को टॉस करूं तो हेड के आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? सो अगर मैं कॉइन को टॉस कर रहा हूं तो सबसे पहले तो मैं ये देखूं कि आउटकम क्या क्या आ सकता है. सो द पॉसिबल आउटकम्स, what are the possible outcomes? That is head, or you can say tail. So the total number of outcomes are 2. That is, one is head and the second one is tail. So the total number of outcomes कितने में हमारे? 2. और हमें क्या चाहिए? हम चाहते हैं कि head आए. So the number of favorable outcome, हम चाहते हैं कि head आए. तो जो हम कॉइन है तो कॉइन में सिर्फ हेड एक ही बार लिखा हुआ है. सो तो जो हमारे फेवरेबल आउटकम है दैट इज़ ओनली 1, क्योंकि हेड सिर्फ एक बार लिखा हुआ है. सो द फेवरेबल आउटकम इज़ 1. सो मैं एक इवेंट ई डिफाइन करता हूँ. इवेंट ई क्या है? गेटिंग हेड. इवेंट ई क्या है? गेटिंग हेड. सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट ई क्या है हमारा? गेटिंग हेड. सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड is the number of favorable outcomes, that is 1, divided by the total number of outcomes, that is 2. So the probability of getting head is 1 by 2. Or in other way I can write P of E as simply I can write this as probability in bracket. I can write getting head. 1 is the same thing, these two are the same things. You can write in any way. You can write P of E. First define E. What is E? E means getting head, or you can simply write the event in the bracket as well, that is getting head. So the probability of getting head is 1 by 2.
So in this way we can define the probability. Let's do one more problem. Let's say in rolling a dice, find probability of getting the first one, getting 5, second, getting 7, getting even number, getting odd number, and getting prime number, and the sixth one, a number less than 7. हमें क्या करना है, अगर मैं एक डाइस को रोल कर रहा हूँ तो मुझे फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी किन सब की, 5 आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 7 आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, या इवन नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, या ऑड नंबर की, प्राइम नंबर की, और नंबर लेस देन 7 की क्या प्रोबेबिलिटी होगी. सो लेट्स सी. सो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अगर हम डाइस को रोल कर रहे हैं तो क्या क्या आउटकम हो सकता है. सो द पॉसिबल आउटकम्स. तो अगर हम डाइस को रोल कर रहे हैं तो व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम्स, 1 2 3 4 5 and 6. So this is the possible outcomes. So the number of outcomes are, total number of outcomes कितने हमारे पास, 1 2 3 4 5 6. So तो 6 हमारे पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं. सो नाउ हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, दैट इज गेटिंग 5. सो गेटिंग 5. So what is the probability of getting 5? So probability of getting 5. So getting 5, probability of getting 5 is defined as the number of favorable outcome divided by the total number of outcomes. अब जैसा कि हम देख रहे हैं कि डाइस में से 5 सिर्फ एक बार ही लिखा हुआ है, तो हमारे जो फेवरेबल आउटकम्स हैं दैट इज़ ओनली 1, दैट इज़ 5. सो आवर फेवरेबल आउटकम इज़ ओनली 1. वी डोंट राइट 5. We want 5, but 5 is written on the dice only one time, so we have to write only 1. So what are the possible outcomes? 6. So the probability of getting 5 is 1 by 6. Now the second case, probability of getting 7. So the probability of getting 7. Now as we see here that in dice there is no 7 written. So for getting 7 in a dice is 0, because 7 is not there in the dice. So the favorable case is 0 because 7 is not written on the dice, and the total outcomes are again 6. So 0 by 6 is 0. So the probability of getting 7 in a dice is 0. So such types of events are called impossible events. So the probability of happening of any event 0 are known as impossible events. ऐसे इवेंट जिनकी probability 0 होगी उसे हम impossible event बोलेंगे. So event that is getting 7 is a impossible event, is an example of impossible event. Now the third part is getting a even number. Let's say अगर हमें even number चाहिए तो क्या होगा. जैसा कि हम देख रहे हैं कि अगर हमें इवन नंबर चाहिए तो देखिए इवन 2 भी इवन है, 4 भी इवन है, 2 भी इवन है, 4 भी इवन है, 6 भी इवन है. ये सभी इवन नंबर्स हैं. तो टोटल इवन नंबर्स कितने हैं हमारे पास, 1 2 and 3. तो हमारे पास टोटल इवन नंबर्स कितने हैं, 3. सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर, सो तो हमारे फेवरेबल केसेस कितने हैं, 3, बिकॉज 3 इवन नंबर्स आर देयर. And the total number of outcomes, that is 6 again. So 3 by 6, that is 1 by 2. So the probability of getting even number is 1 by 2. Now the next one, that is getting an odd number. Let's say अगर हमें odd number चाहिए, so the probability of getting odd number. So again अगर हम इसमें व्यू करें डाइज में तो हमारे पास कितने odd numbers हैं, 1 is a odd number, 3 is a odd number, and 5 is a odd number. So the total odd numbers are 3. So again the favorable cases is 3 and the total outcomes is 6. So again 1 by 2. Now the fifth case, that is the prime number. So the probability of getting prime number, again we see in the dice how many prime numbers are there. We know that
2 is a prime number, 3 is a prime number, and 5 is a prime number. So again we have 3 prime numbers, so 3 favorable cases are there. So 3 by 6, that is again 1 by 2. So again the probability of prime number getting prime number is 1 by 2. Now the next one, that is number less than 7. 6th part, the number less than 7. Number less than 7. तो अगर हमें नंबर लेस देन 7 चाहिए डाइज में, तो अभी हम देखें कि 7 से छोटे नंबर, तो 1 2 3 4 5 6 ये जो सारे नंबर्स हैं डाइस पे, ये सारे ही 7 से छोटे हैं, तो यानी हमारे ये सारे के सारे फेवरेबल केसेस हो गए. सो द 6 आर द फेवरेबल केसेस. सो द नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस आर 6, और टोटल केसेस भी हमारे पास कितने हैं? 6. तो 6 by 6 is 1. So number less than 7 in a dice, getting number less than 7 in a dice is 1. So probability is 1. So an event whose probability is 1, उसे हम श्योर इवेंट बोलते हैं. An event whose probability is 1 is called श्योर इवेंट. उसे हम श्योर इवेंट बोलते हैं. जैसे कि गेटिंग अ नंबर लेस देन 7 इन अ डाइस इज एन एग्जांपल ऑफ श्योर इवेंट. तो हमने क्या देखा कि जो प्रोबेबिलिटीज़ अभी जितने भी हमने एग्जांपल्स देखे, जैसे कि हमने प्रोबेबिलिटी को डिफ़ाइन किया था, दैट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट इज number of favorable outcome divided by the number of possible outcomes, or total number of outcomes you can say. जैसे कि हम जानते हैं कि जो फेवरेबल आउटकम्स होंगे, इट इज़ डेफिनेटली अ पार्ट ऑफ टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. तो ये जो फ्रैक्शन आएगा, द नंबर ऑफ न्यूमरेटर जो होगा वो हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा ही होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि जो फेवरेबल केसेस हैं वो नंबर ऑफ़ आउटकम्स के बराबर हो जाए. तो यानी ये जो फेवरेबल केसेस हैं वो नंबर ऑफ़ पॉसिबल आउटकम से ज़्यादा नहीं हो सकते, बस इक्वल हो सकते हैं. तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई है वो 1 और 1 से छोटा होगा, 1 से बड़ा नहीं हो सकता. सो वी कैन से दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट इज़ लेस देन और इक्वल टू 1. और हम ये भी जानते हैं कि किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी मिनिमम कितनी हो सकती है? 0 हो सकती है, नेगेटिव नहीं हो सकती. सो 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग वी गेट 0. सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट इज़ ऑलवेज लाइंग बिटवीन 0 एंड 1. तो हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 हो सकती है. अगर 0 होती है तो हमने उसको नाम दे ही रखा है, दैट इज़ ये इवेंट क्या कहलाएगा? जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है उसे हम क्या बोलते थे? इम्पॉसिबल इवेंट. इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0. और प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट ई 1 भी हो सकती है, उसे हमने क्या नाम दिया था? श्योर इवेंट. और 0 और 1 के बीच में भी हो सकती है. तो देखिए इसमें क्वेश्चंस कैसे बनेंगे. लेट्स अगर आपसे कोई बोलता है कि क्या किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 7/3 हो सकती है, तो हमारा जवाब होगा नहीं. क्यों? क्योंकि 7/3 इज़ ग्रेटर देन 1, और हमें मालूम है कि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो लेस देन 1 होती है और यहाँ इक्वल टू 1 होती है. सो इट इज़ नॉट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट. जैसा कि अभी हमने एग्जाम्पल में देखा था कि इन रोलिंग अ डाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेट्स से 4. सो इसका हमारा आंसर था, क्योंकि हमें मालूम है डाइज में जो नंबर ऑफ आउटकम्स होते हैं, नंबर ऑफ आउटकम्स टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हाउ मेनी? 6. नाउ इफ़ आई वांट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4, क्योंकि डाइज में 4 सिर्फ एक बार ही लिखा हुआ है, तो हमारे फेवरेबल आउटकम्स कितने हुए? ओनली 1. टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने? 6. सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 इज़ 1/6. अगर मैं आपसे बोलूँ व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 4, मैं चाहता हूँ कि 4 नहीं आए,
तो देखिए अगर 4 नहीं आए, मैं चाहता हूँ कि 4 नहीं आए, तो यानी 1 2 3 5 6 कुछ भी आ जाए चलेगा, तो यानी तो हमारे फेवरेबल केसेस क्या हो गए, 1 2 3 4 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 4, मैं चाहता हूँ कि 4 नहीं आए, 4 नहीं आए, इसका मतलब ये है कि 1 2 3 5 6 कुछ भी आ जाए, तो मेरे फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, 5 आउट ऑफ 6। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 4 इज़ 5/6। नाउ हम एक चीज़ को ऑब्ज़र्व करें कि अगर हम इन दोनों की प्रोबेबिलिटी को ऐड कर दें, दैट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 4 को अगर हम ऐड करें, सो 1/6 गेटिंग 4, नॉट गेटिंग 5/6, सो 1/6 प्लस 5/6 दैट इज इक्वल्स टू 1। सो इससे हमारा एक फॉर्मूला डेवलप होता है कि किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, किसी इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी प्लस किसी इवेंट की ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 होगा। सो दिस इज़ अ फॉर्मूला, दैट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ इवेंट E इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू 1। तो इनका सम हमेशा 1 आएगा। नाउ वी डू सम क्वेश्चंस। लेट्स से this is a spinner. In this spinner 1 2 3 and 4 is written, and this is the arrow spinner. Now a spinner as shown is spun 120 times. A spinner as shown is spun 120 times. How many times do you expect नंबर 2? क्वेश्चन ये है कि अगर इस स्पन को अगर हमने, इस स्पिनर को अगर हमने स्पन किया, मतलब इसको हमने घुमाया 120 टाइम्स, तो ये जो स्पन है और ये जो एरो है वो 2 पर कितनी बार आएगा, ये जो एरो है वो 2 पर कितनी बार आएगा। सो अगर हम ये देखें कि अगर इसको हम एरो को रोटेट करेंगे तो डेफिनेटली ये या तो 1 पे रुकेगा या 2 पे रुकेगा या 3 पे रुकेगा या 4 पे रुकेगा। सो द नंबर ऑफ, और सिंपली वी कैन से दैट पॉसिबल आउटकम्स, सो द पॉसिबल आउटकम्स आर 1 2 3 और 4, इसके अलावा और कुछ नहीं आ सकता। सो द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज 4 एंड व्हाट वी वांट, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2, हम क्या चाहिए कि जो स्पन है वो 2 पे रुके। सो तो हम ये देख रहे हैं कि जो 2 है सिर्फ इसमें सिर्फ एक बार ही लिखा हुआ है, सो ओनली 1 टाइम, एंड द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आर 4। सो अगर हम इसको एक बार रोटेट करेंगे तो जो स्पन है वो 2 पे रुके, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/4 इफ़ वी रोटेट ओनली 1 टाइम। नाउ क्योंकि हम इसको 120 टाइम्स रोटेट कर रहे हैं, इफ़ इट स्पन 120 times, then probability of getting 2, then the probability of getting 2 is, क्योंकि एक बार हम रोटेट करें तो 1/4 है प्रोबेबिलिटी, और इसको अगर आप 120 टाइम्स रोटेट कर रहे हो तो इसको 120 से प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर दो। सो 120 इंटू 1/4 दैट इज़ 30। तो अगर हम इसको 120 टाइम्स रोटेट करेंगे तो 30 बार चांसेस हैं कि वो 2 पे रुके। सो दिस इज़ द आंसर, 30 इज़ द आंसर। नाउ वी डिस्कस अ टॉपिक दैट इज़ द चांस ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट आर क्लासिफाइड एज, chances of happening of an event are classified as chance of happening of an event are classified as, chances of happening of an event are classified as first इवन चांस। देखिए इवन चांस का क्या मतलब है, इवन चांस का मतलब ये है कि अगर आपके फेवरेबल केसेस और अनफेवरेबल केसेस दोनों बराबर हों, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस इज इक्वल्स टू द
नंबर ऑफ अनफेवरेबल केस। अगर दोनों इक्वल हैं तो हम बोलेंगे इवन चांस है। एग्जाम्पल, टॉसिंग अ कॉइन। अगर हम एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो गेटिंग अ हेड, तो देखिए अगर मैं हेड चाहता हूँ तो हेड इज़ माई फेवरेबल केस, यानी दैट इज़ 1, और जो टेल है दैट इज़ माई अनफेवरेबल केस, दैट इज़ ऑल्सो 1. So the number of favorable cases, that is 1, and the number of unfavorable cases, that is also 1. So even chance means if the number of favorable cases is equals to the number of unfavorable cases, तो उसे हम even chance बोलेंगे. Now let's take one more example. Let's say if I have a jar, this is a jar which contain 3 red balls, 4 yellow balls and 3 white balls, let's say. So if I draw one ball from this jar, then find the probability first, probability of getting first red ball, second yellow ball, third white ball, and the fourth red or yellow ball, and the fifth one not getting red ball. Let's see the solution. Now first is, what is the probability of getting red ball? Now as we see in this jar 3 red balls are there, so our favorable cases is 3. And what are the total possible outcomes? 3 red balls, 3 white balls and 4 yellow balls. The total balls are 3 plus 3, 6, 6 plus 4, 10. So the total possible outcomes are 10. So the probability of getting red ball is 3 by 10. Now what is the probability of getting yellow ball? So again 4 yellow balls are there, so the favorable case is 4. Again the total outcomes are 10. So the probability of getting yellow ball is 4 by 10. Now the second case, what is the probability of getting white ball? Now as we see that the probability of getting white ball, so 3 white balls in the jar, so the probability of getting white ball is 3 by 10. Now what is the probability of getting red or yellow ball? अगर हम जार में से बॉल निकालें, रेड हो तो भी चलेगा और येलो हो तो भी चलेगा, तो यानी हमारे रेड और येलो दोनों ही फेवरेबल केस हैं, कुछ भी आ जाए चलेगा. सो रेड के चांसेस कितने हैं? 3. येलो के चांसेस कितने हैं? 4. तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो 3 + 4 दैट इज़ 7. टोटल आउटकम्स हमारे 10 है ही सही, तो 7 by 10. नाउ व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट रेड बॉल? जैसा कि हम डिफ़ाइन कर चुके, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड, हमें रेड नहीं चाहिए. तो अगर रेड नहीं चाहिए आपको, तो मतलब रेड का नहीं आना का मतलब क्या हुआ कि येलो और वाइट में से कुछ भी आ जाए चलेगा. तो येलो के आने के चांसेस 4 और वाइट के आने के चांसेस 3. सो रेड के आने के चांसेस, नहीं आने के चांसेस हो जाएंगे, यानी येलो और वाइट का आना, दैट इज़ 4 + 3 by 10. So answer is 7 by 10. In this way we can find the probabilities of different events. Thank you.